आप मुझे बताइए ना, कोई ऐसा तरीका है हमारे देश में जिससे ये पता लगे जनता क्या चाहती है? क्या हम जब इलेक्शन देश में करवाते हैं तो जनता के बिना पूछे करवाते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट तो केवल और केवल पार्लियामेंट ही ला सकती है। आपका देश है, आपको पता होना चाहिए कि नहीं आपके देश में क्या हो रहा है। जब से 370 हटा है तब से लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं। इस निर्णय की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को लेकर सवाल हैं, जम्मू कश्मीर के संविधान सभा को लेकर सवाल हैं, राज्यपाल के अधिकारों को लेकर सवाल हैं और लोगों के मन में बहुत कन्फ्यूजन है। आज इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं DK दुबे जी, जो संविधान के मामलों में विशेषज्ञ हैं। दुबे जी, आप पिछले 10 वर्षों से जम्मू कश्मीर से संबंधित कई सवालों पर जवाब देते आ रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस निर्णय के बाद जो नए सवाल उठ रहे हैं उनका भी आप जवाब दें। मेरा पहला प्रश्न ये है कि क्या पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि वो 370 को निरस्त कर दे? देखिए, भारत एक डेमोक्रेटिक देश है। जहाँ कहीं भी डेमोक्रेसी होती है ना, वहाँ जनता जनार्दन होती है और जनता का प्रतिनिधित्व संसद में होता है। आप मुझे बताइए ना, कोई ऐसा तरीका है हमारे देश में जिससे ये पता लगे जनता क्या चाहती है? उसका सीधा सीधा एक तरीका है कि जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, वो चुने हुए प्रतिनिधि पार्लियामेंट में जाते हैं, पार्लियामेंट में बैठकर जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और वो डिसाइड करते हैं। अगर हमारे देश के विषय में A से लेकर Z तक कोई भी निर्णय करना है तो कौन करेगा? वो करने के लिए ही पार्लियामेंट बनी है, कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट बनी है, पॉलिसीज बनाने के लिए पार्लियामेंट बनी है, इस तरह के सेंसिटिव मैटर्स को डिसाइड करने के लिए पार्लियामेंट बनी है। इसलिए जब आप पार्लियामेंट पर प्रश्न खड़े करते हैं तो मुझे लगता है कि हमारे देश की डेमोक्रेसी पर आप प्रश्न खड़े करते हैं। मुझे लगता है कि हमारे देश में अगर पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है तो फिर किसी के पास पावर नहीं है। 370 में यह लिखा है कि उससे संबंधित कोई भी निर्णय लेने से पहले पार्लियामेंट को जम्मू कश्मीर की संविधान सभा से विचार विमर्श करना जरूरी है। लेकिन जम्मू कश्मीर की संविधान सभा तो भंग हो चुकी है, यानी 370 को नहीं निरस्त किया जा सकता, ये तो परमानेंट हो गया है। आर्टिकल 370 में 420 शब्द हैं। उन 420 शब्दों में ऐसा कोई शब्द नहीं है जो ये कहता हो कि पार्लियामेंट को हम टोटली रोक देते हैं। दूसरा इस तरह इसको ऐसे लीजिए, सॉवरेन कौन है भारत में? लीगल में एक बात हम कहते हैं और वो ये है कि अगर सॉवरेन अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करता भी है तो भी सॉवरेन को अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करने का अधिकार नहीं है, वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सॉवरेन से मतलब पार्लियामेंट इस समय सॉवरेन है, जनता सॉवरेन है, पार्लियामेंट के थ्रू अपना काम करती है। आर्टिकल 370 को अगर जानना है सही से तो आपको जानना पड़ता है आर्टिकल 370 जिस समय पारित हुआ ना पार्लियामेंट से 17 अक्टूबर सन 1949 को, जब 17 अक्टूबर 1949 की आप बहस पढ़ेंगे तब आपको पता लग जाएगा कि आर्टिकल 370 क्यों हुआ था और 370 को क्यों रखा गया था और उसकी उपयोगिता क्या थी। हम जब एक बात कहते हैं ना कि साहब ऑपरेटिव पार्ट कौन सा है, तो ऑपरेटिव ये है कि जम्मू कश्मीर का बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में था, जनता बड़ी परेशान थी, यूएनओ में हम इंटेंगल्ड थे। इस समय पूरा कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पर लागू करना ठीक नहीं था, इसलिए हमने 370 लगाकर ये कहा कि इसकी एक मैकेनिज्म बना लेते हैं कि जम्मू कश्मीर में बाकी संविधान के आर्टिकल्स कैसे लागू होंगे और बाकी कानून कैसे लागू होंगे। हमने वो मैकेनिज्म बनाकर रखी 370 में। उस मैकेनिज्म का इंटरप्रिटेशन ऐसे नहीं हो सकता कि वो रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज है। वो इंप्लीमेंटेशन इन्फोर्समेंट में कैसे आएगा, वो 370 है। कानून में दो बड़ी बातें होती हैं। एक तो बात ये होती है कि हमने कानून बना दिया, दूसरी बात ये होती है कि कानून बनाने के बाद उसको इन्फोर्समेंट में लाना है। जब आपने 370 बनाया था ना, तब आपने ये नहीं कहा था कि जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, वो तो हो ही चुका था, इसलिए उस पर तो आप कोई प्रश्न खड़े कर ही नहीं सकते थे। अब हम क्या कर सकते थे उस समय? हम कर सकते थे कि जनता को जो परेशान है उसको कैसे रिलीफ दिया जाए। रिलीफ देने के लिए हमने ये कहा कि वहाँ पर जो कानून ऑलरेडी लागू हैं उन कानूनों को लागू रखते हैं, जैसे जैसे परिस्थितियाँ नॉर्मल होंगी वैसे वैसे कॉन्स्टिट्यूशन को वहाँ लागू करवा देंगे। इसलिए 370 जब आप कहते हैं कि उसमें पावर नहीं है या उसमें ये लिखा है, मैं कहता हूं कि आर्टिकल 370 किसने बनाया था? आर्टिकल 370 बनाने वाली भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी।
बिना किसी कारण के बनाया, बिना किसी क्वेश्चन के बनाया। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर की जनता हमारी जनता है। देश के किसी भी कोने में अगर इस तरह की कोई समस्या आती तो उसका समाधान करना हमारा काम है। हमारा से मतलब थ्रू पार्लियामेंट। इसलिए हमने 370 बनाकर रखा। अब आप कहते हैं कि वो हटा नहीं सकते, क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन है, क्योंकि वो क्वेश्चन है। मैं कहता हूं आर्टिकल 368 की पावर क्या 370 से कम है? 370 विल सुपरसीड 368। इसके लिए आपके पास एक बड़ा जजमेंट है। केशवानंद भारती में 13 जजों की बेंच बैठी। उस बेंच में ये डिसाइड हुआ कि क्या संसद को पूरे संविधान को संशोधन करने का अधिकार है। उन्होंने कहा हाँ, ए से लेके जेड तक पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को उसको संशोधित करने का अधिकार है। बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकता। और बेसिक स्ट्रक्चर भारत का क्या है? इंटीग्रिटी इज द बेसिक स्ट्रक्चर। भारत की अक्षुण्णता बेसिक स्ट्रक्चर है। इसलिए भारत की अक्षुण्णता को लेकर अगर हमें कोई भी निर्णय लेना पड़ता है पार्लियामेंट से, किसी भी माध्यम से लेना पड़ता है, तो हम करते हैं। और आप मुझे यह बता दीजिए कि 370 में यह कहां लिखा है कि संसद को आर्टिकल 370 सीज करने का राइट नहीं है? 370 में यहां तक लिखा हुआ है, जो उसकी व्यवस्था है उसमें यहां तक उसने व्यवस्था दी है कि संसद भी जाने की जरूरत नहीं है। तो आप दो तरह के इंटरप्रिटेशंस को मिक्स मत करिए, जो जनता में कंफ्यूजन रहता है। पहली बात यह है, क्या संसद 370 को खत्म कर सकती है? दूसरी बात यह है कि 370 कैन बी सीज्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट। यह तो नहीं कहा कैन नॉट बी सीज्ड, कहा सीज कर सकते हैं। पार्लियामेंट वो प्रेसिडेंट सीज कर सकता है। लेकिन जब आप प्रेसिडेंट को पावर डेलीगेट करेंगे ना, तो किसी को भी आप ऐसे पावर डेलीगेट नहीं कर सकते कि वो मोनार्क हो जाए। इसलिए हमने कहा ग्राउंड रियलिटी कौन बताएगा? ग्राउंड रियलिटी बताने के लिए हमने कहा कि जम्मू कश्मीर बताएगा। तो जम्मू कश्मीर की कनकरेंस पर प्रेसिडेंट को सीज करने का राइट है। उस मामले में पार्लियामेंट जाने की जरूरत नहीं है। 370 को निरस्त करने से पहले जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली, उनसे भी तो पूछना चाहिए था ना। उनसे पूछे बिना कैसे निर्णय पार्लियामेंट ले सकती है? आप मेरा मतलब ही नहीं समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि जब प्रेसिडेंट को सीज करना हो तब उसको जम्मू कश्मीर से कंकरेंस लेनी चाहिए, लेकिन जब पार्लियामेंट को सीज करना हो तो कोई कंकरेंस नहीं चाहिए। अब आप ये कहिए कि प्रेसिडेंट ने सीज कर दिया। अगर आप ये कहते हैं, आप जो प्रश्न मुझे लगता है करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 272 की बात कर रहे हैं। ये निर्णय लेने से पहले जम्मू कश्मीर के लोगों से विचार विमर्श क्यों नहीं किया गया? उनसे पूछा क्यों नहीं गया? क्या हम जब इलेक्शन देश में करवाते हैं तो जनता के बिना पूछे करवाते हैं? देश में जब प्रतिनिधि पार्लियामेंट के लिए चुने जाते हैं तो जनता से बिना पूछे चुने जाते हैं। हम जब संसद में बैठकर निर्णय लेते हैं तो जनता से हर बात पूछ कर लेते हैं। क्या हमारे संविधान में रायशुमारी की कोई व्यवस्था है? क्या हमारे संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था है कि हम हर बात में जनता से पूछते हैं? वी आर द पावर यूज्ड थ्रू द पार्लियामेंट। देखिए, जनता की जहां तक रायशुमारी की बात आप करते हैं ना, कि जनता से पूछना चाहिए, जो आपका प्रश्न है, उसके लिए आपके सामने एक बड़ा निर्णय है। नागराज का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु का एक केस आया। हमारे यहाँ पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट में एक व्यवस्था है। उस व्यवस्था के तहत कोई भी अगर क्रिमिनल है और उसके ऊपर कोई डिसीजन आ चुका है, 2 साल से ऊपर की सज़ा है, तो उसको हम गवर्नर नहीं बना सकते, या उसको कोई पोस्ट ऐसी नहीं दे सकते जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। मुख्यमंत्री भी नहीं बना सकते, मंत्री भी नहीं बना सकते, पीपल रिप्रेजेंटेशन ही नहीं कर सकता। जयललिता की पार्टी ने चुनाव लड़ा, उनके ऊपर मुकदमे थे और डिसीजन हो चुका था, 2 साल से ऊपर की सज़ा थी। वहाँ गवर्नर ने उनको इनवाइट कर लिया, वो मुख्यमंत्री बन गई। वो चैलेंज हो गया सुप्रीम कोर्ट, क्या इनको मुख्यमंत्री बनने का अधिकार है? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा उनसे, तो वहाँ के अटॉर्नी जनरल ने जो जवाब दिया वो बड़ा खूबसूरत है, और उसका जवाब जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया उसको भी समझने की ज़रूरत पड़ती है। उन्होंने कहा, साहब जनता चाहती है, जनता ने उनको जयललिता को वोट किया है, और वोट करने की वजह से साहब भारत में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि जनता उनको चाहती है, उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें जवाब दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जनता
का जो अधिकार है वो थ्रू पार्लियामेंट है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम. सो सुप्रीमेसी इज इन द कॉन्स्टिट्यूशन. If the people chooses any person, they have to represent in the parliament and parliament will amend the constitution first. जब पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर लेती है तब किसी के पास पावर जाती है. अगर पार्लियामेंट उसको अमेंड नहीं करती तो पावर पूरी की पूरी कॉन्स्टिट्यूशन में है. और कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिस्टम है ना, उसके तहत कहीं भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हर बात के लिए हमको जनता के पास जाना चाहिए. रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में है, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी उसको. ठीक है, तो ये बात समझ आती है कि डायरेक्ट जनता से नहीं पूछा जा सकता, लेकिन जनता के जो रिप्रेजेंटेटिव है यानी जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है, उनसे तो पूछा जाना चाहिए था, उनसे तो विचार विमर्श किया जाना चाहिए था. हाँ, ये तब जब विधानसभा एग्जिस्टेंस में होती है. विधानसभा वहाँ एग्जिस्टेंस में नहीं है. उसके 3 अलग अलग सिस्टम है. मैं आपको बताता हूँ कि जब जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन बना ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर के उसमें सेक्शन 92 उन्होंने डाला. हालांकि वो उस समय उन्होंने चालाकी की थी और वो चालाकी अभी भारी पड़ गई. सेक्शन 92 के तहत ये व्यवस्था थी कि अगर लेजिस्लेटिव असेंबली एग्जिस्टेंस में नहीं है तो उसकी सारी पावर्स वहाँ गवर्नर के पास होगी. पहले सदर रियासत कहते थे, उसको बाद में गवर्नर का. तो गवर्नर डिसाइड करेगा, यानी कि गवर्नर ही लेजिस्लेटिव असेंबली बन जाता है. तो आप ये कहिए लेजिस्लेटिव असेंबली फिजिकली नहीं है, लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबली की सारी पावर आज की तारीख में गवर्नर के पास है. क्या जम्मू कश्मीर के गवर्नर के पास ये अधिकार है कि वो पूरी विधानसभा के आधार पर रिकमेंडेशन दे दें? और अगर उनके पास ये अधिकार है तो उन्होंने ये खुद ही क्यों नहीं संशोधन कर लिया? ये भारत के पार्लियामेंट में क्यों लाया गया? नहीं, आप मुझे बता दीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का राइट है क्या किसी स्टेट को? कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी व्यवस्था है कि स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आएगा? कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट तो केवल और केवल पार्लियामेंट ही ला सकती है. गवर्नर विल रिकमेंड, क्योंकि आर्टिकल 370 में क्या लिखा है? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ या ऑन द कंकरेंस और कंसल्टेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहले कन्वर्ट हुई लेजिस्लेटिव असेंबली में, लेजिस्लेटिव असेंबली भंग हुई तो पावर गई गवर्नर में, और गवर्नर रिकमेंड करता है. वो क्या रहा होगा मैं आपको बताता हूं. जब स्टेट में असेंबली भंग हो जाती है तो आर्टिकल 356 के तहत केंद्र की जो लेजिस्लेटिव असेंबली रहती है वो राज्य की लेजिस्लेटिव असेंबली बन जाती है. ठीक, ये 356 में व्यवस्था है. चूंकि आर्टिकल 370 की वजह से 356 वैसा का वैसा लागू नहीं हुआ, तो उन्होंने जो व्यवस्था की उस समय चालाकी करी होगी, तो उन्होंने व्यवस्था की और व्यवस्था ये कर ली कि साहब प्रेसिडेंट की पावर यहां पर नहीं होगी, वो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो केंद्र की लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि पार्लियामेंट नहीं होगी, वो गवर्नर हो जाएगा. तो कॉन्स्टिट्यूशन जम्मू कश्मीर पढ़िए 92, उसमें भी वही व्यवस्था है. और आर्टिकल 356 एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेबल टू द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर 1954 का जो ऑर्डर है, उसमें भी यही व्यवस्था है कि सारी की सारी पावर अंतर्निहित हो जाएगी गवर्नर में, और गवर्नर खुद में सरकार भी बन जाएगा, गवर्नर खुद में गवर्नर भी रहेगा, और गवर्नर खुद में लेजिस्लेटिव असेंबली भी बन जाएगा. ये व्यवस्था आज से नहीं है, ये 1954 से है. इसलिए अब 1954 से अभी तक आप उस प्रैक्टिस में आते रहे और आज आप प्रश्न खड़े कर देते हैं कि असेंबली नहीं है. ऐसा बहुत बार वहां पर हुआ है कि वहां गवर्नर रूल लगा है और गवर्नर के पास पूरी पावर रही है, असेंबली की पूरी पावर रही है. इसलिए जब आप कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, ये गलत है. लेजिस्लेटिव असेंबली समा गई गवर्नर के अंदर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. ये निर्णय जो है ये प्रेसिडेंट ऑर्डर से लाया गया है, तो इसे पार्लियामेंट में लाने की क्या ज़रूरत थी? और अगर इसे पार्लियामेंट में लाया गया है तो इसमें प्रेसिडेंट का क्या रोल है? इसमें फिर बाकायदा वोटिंग और बहुमत से इसे पास कराना चाहिए था. ये दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है, ये समझ नहीं आ रहा है. आप मुझे बता दीजिए कि पिछले कई वर्षों से, बल्कि 70 वर्षों से एक प्रश्न जनता में खड़ा होता आया है, और वो ये है कि साहब प्रेसिडेंट ने ऐसा क्यों कर दिया? आपने आर्टिकल 35 कैपिटल ए लागू किया,
और प्रश्न क्या खड़ा हुआ कि प्रेसिडेंट ने कैसे कर दिया, पार्लियामेंट क्यों नहीं गए? अरे भैया, जो प्रेसिडेंट की पावर है, जो गवर्नर के थ्रू प्रेसिडेंट को हमने दे रखी है, प्रेसिडेंट ने 370 की पावर का इस्तेमाल किया, ठीक है बिल्कुल कि वो हो गया। उसके बावजूद सरकार का प्रोटेक्शन देखिए, उनकी दरियादिली देखिए कि वो उसको पार्लियामेंट में भी ले गए और पार्लियामेंट के सामने रखा, पार्लियामेंट में उसमें वोटिंग करवाई, पार्लियामेंट के सामने उन्होंने रेजोल्यूशन रखा, पार्लियामेंट के सामने उन्होंने संकल्प पत्र रखा, पार्लियामेंट को बताया, पूरे देश को बताया। 1954 में जब कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 1954 लागू हुआ था, आर्टिकल 35 कैपिटल ए जैसे बड़े खतरनाक आर्टिकल लागू हुए थे, देश को उस समय की नेहरू सरकार ने बताना भी उचित नहीं समझा। पार्लियामेंट तो छोड़ दीजिए, उन्होंने कैबिनेट तक में नहीं रखा। क्या यह उचित था? आज की सरकार ने गवर्नर की जो पावर थी, गवर्नर की रिकमेंडेशन पर प्रेसिडेंट की पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको सीज किया और सीज करने के बाद पार्लियामेंट में ले गए। क्या यह अच्छी बात नहीं? देश को बताया अच्छी बात नहीं है? अगर देश को बताना बड़ी बुरी बात है तो मुझे लगता है सरकार ने बहुत गलत किया है। देश को नहीं बताना चाहिए। पिछली सरकारों ने देश से बताने से कुरेज किया था, बचाया था, इसलिए वो बहुत अच्छे लोग थे। आज की सरकार ने देश को बताया है तो गलत किया है। आपकी नज़र में अगर वो गलत है तो मैं स्वीकार करता हूँ वो गलत है। आपका देश है, आपको पता होना चाहिए कि नहीं आपके देश में क्या हो रहा है? कैसे पता लगेगा? थ्रू पार्लियामेंट ही पता लगेगा ना। तो पार्लियामेंट में सरकार ने रखा, ये उचित नहीं है क्या? यही तो मैं कह रहा हूं।